ऑफसेट के प्रावधान होते हैं, क्योंकि टाटा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है बहुत सारे में, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ बनाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए से बताऊं कि जब एयर इंडिया ने ड्रीम लाइनर्स ऑर्डर किए थे तो उसके दरवाजे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा था, तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग आती है। तो ये जो बड़ी डील इस बारी हुई है तो स्वाभाविक है कि जो ऑफसेट्स होंगे वो भी लार्ज क्वांटिटी में होंगे और टाटा खुद भी इस्तेमाल कर पाएंगे इस चीज के लिए। बढ़िया, ये तो सर इंटरेस्टिंग जानकारी, यही सब जानकारी तो इंटरेस्टिंग। ड्रीमलाइनर के दरवाजे HCL बनाती थी, बहुत ही बढ़िया। तनुजा जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसी संदर्भ में? मैं दो पॉइंट में कर रहा था। देखिए, जो जैसे एयरबस है उसके कंपोनेंट हमारे यहाँ ऑलरेडी बन रहे हैं, है ना, और काफी समय से वो चल रहा है। और आप जो है आप देखेंगे कि पूरे जहाज यहाँ पे जहाज तो असेंबल होता है, एयरबस है उसके जो पुर्जे हैं पूरे यूरोप में बनते हैं, बल्कि यूरोप के बाहर भी बनते हैं। उनकी भी तमाम जगह से उसकी जो पार्ट्स आते हैं। तो भारत इस डील के साथ साथ जो है इस नक्शे पे आ रहा है, और साथ साथ जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज के अंदर जो आज की तारीख में IT बहुत बड़ा रोल होता है उसका, और वो IT में भारत ऑलरेडी उसमें भूमिका निभा रहा है। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि वो और भूमिका निभाएगी। मानी हुई बात है, जब बाजार बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, कंपोनेंट हब बनेगा, एंसिलरी यूनिट्स का हब बनेगा, तो ये सारी चीजें उसके साथ साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली आना शुरू हो जाएगी। और जैसे जिक्र करा गया कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कंपनी यही है, मिलिट्री की तमाम हार्डवेयर वो भी यही कंपनियां बनाती है। दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है कि एयर इंडिया जो पूरा एक विस्तार कर रहा है, एयर इंडिया की बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है सिंगापुर एयरलाइंस से। और ये अब जो खबरें हैं कि भाई विस्तारा मर्ज कर दी जाएगी, और मर्ज करने के बाद जो है सिंगापुर एयरलाइंस का जो शेयर है वो उसमें काफी सिग्निफिकेंट होगा। मेजॉरिटी नहीं होगा लेकिन सिग्निफिकेंट होगा। तो सिंगापुर, जिसके लिए सिंगापुर एयरलाइन उसके लिए मतलब एक तरीके से ब्लड लाइन है, बहुत जरूरी है उसके अस्तित्व के लिए। उसकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी अगर एयर इंडिया में साथ में होती है, इसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सिंगापुर बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। एथनिकली वहां पे चाइनीज सबसे ज्यादा है, लेकिन चाइना की जो रवैया है उससे सिंगापुर बहुत नाखुश है। और भारत जो है उसके साथ उसके इतने अच्छे संबंध होना कि भारत के इतने बड़े कैरियर में अपनी इतनी बड़ी हिस्सेदारी बनाना, वो वहां सब कुछ सरकार का होता है, बिना सरकार के सिंगापुर में कुछ नहीं होता। तो ये सब बड़ी इसके पीछे एक मैसेज है कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया और मलाक्का स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 70% इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जहां सिंगापुर के टेरिटरी के एक तरीके के पास से होता है, और इंडियन ओशन, भारत, तो अगर आप इसको स्ट्रेटजी के हिसाब से देखते हैं, इसमें बहुत सारे मैसेज हैं। इसमें इतनी सारी परतें हैं कि अगर आप कूटनीति के हिसाब से देखें, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, और उभरते हुए नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से देखें, तो सारी चीजें भारत के अनुकूल है, भारत के फेवर में जाती हैं। तनुजा जी, एक सवाल जो आपने हल्का सा जिक्र किया था, मुझे वो समझना है, वो मेरी दिलचस्पी का सवाल भी है कि ये जो हवाई जहाज हैं ये तो चलते ATFs हैं, तो जो ये बड़ी डील होती है जिसमें ये भी तो सोचा होगा लोगों ने, जो बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं कि भारत सबसे पहले अपना एमिशन ठीक करे, ये करे वो करे, तो ये तो 30, 40 साल 50 साल की योजना है। इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, देखिए, हवाई जहाज जो लिए जा रहे हैं और आने वाले 10 साल तक उनकी सप्लाई ऑर्डर आते रहेंगे। एक आम तौर से जो है हवाई जहाज की उम्र 30 साल होती है। जहाज के बारे में कहा जाता है, भार्गव जी ज्यादा जानते हैं, कहा जाता है हवाई जहाज कभी बूढ़ा नहीं होता। अमेरिकी विदेश मंत्री जिस जहाज पे अभी तक चलते थे वो 40 साल पुराना था, है ना। तो ये इसलिए जो है कि, और ये जहाज तो ये बने हुए, ये तो सब इसी पे ईंधन पे चलने वाले हैं। और दूसरा, हमने जैसे मेरे जैसे लोग तो बार बार कहते हैं हम चाहते हैं पूरी दुनिया में हरित ऊर्जा का प्रयोग हो, पेट्रोल डीजल कोयला बंद हो जाए, लेकिन संभव नहीं है। क्योंकि अगर भारत को जो है अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, और जो 30 ट्रिलियन डॉलर का जो भारत का सपना है 2047 तक, वो बिना तेल के नहीं पहुंच सकते, बिना कोयले के हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसमें बड़ा स्पष्ट मैसेज है, और खासतौर से भारत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर अमेरिका डाल रहा है। ये डाल रहा है कि आप बस हर चीज जो है वैकल्पिक ऊर्जा पे चले जाओ। हालांकि सबसे ज्यादा तेल पीने वाला देश अमेरिका खुद है, और सबसे बड़ा उत्पादक भी वही है, लेकिन उसके बावजूद ये है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि यूरोपियन यूनियन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन नहीं है, यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका, वो ये दोनों देशों ने भारत के साथ ये बड़ी डील करी है, जो पूरी तरीके से आने वाले रोजाना करोड़ों डॉलर का तेल इस पर लगेगा।
हवाई जहाज तो तेल से ही चलना है, टरबाइन फ्यूल से, और करोड़ों करोड़ों का जो है रोजाना रुपए का तेल इस पे लगा खर्च होगा, और उससे थोड़ा बहुत एमिशन भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये साथ में ये है कि इस बात को लेके ये देश जो है, जो भारत पर दबाव डालते हैं, आज सहमत है कि भारत की प्रगति के लिए ये आवश्यक है और थोड़ा एमिशन होगा, लेकिन भारत वैकल्पिक ऊर्जा में उनसे बेहतर काम कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि आने वाले 20 साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जबरदस्त विस्तार हो, हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक बने, हमारा जो जीडीपी है 30 ट्रिलियन नॉमिनल हो, और अगर आप जो है पीपीपी बचाएंगे तो हमारा जो जीडीपी है वो लगभग $50 ट्रिलियन का होगा। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की जरूरत है, भारत की तो है ही है, लेकिन आज दुनिया और पश्चिम के देश, विकसित देशों की जरूरत है कि भारत आर्थिक रूप से इतना आगे बढ़े। अगर उसमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है, ये जहाज तेल से चलेंगे, तो मुझे लगता है उसके लिए साफ मैसेज बड़ा क्लियर है, ये कम से कम अंदर से उसके लिए तैयार है। हालांकि ध्यान रखिए, कूटनीति में और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहा कुछ जाता है और करा कुछ जाता है, तो समझने वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मैसेज क्लियर है कि इसको लेकर के भारत पे जो दबाव था, कहीं ना कहीं उसमें जो है अब लचीलापन आएगा। सज्जनार जी, लास्ट कमेंट आपका लेते हैं, समय एकदम समाप्त हो रहा है। देखिए, ये रशिया के मामले में जब ऑयल लेना था तब भी एक स्टेटमेंट था हमारा इंडिया का कि हमने लिया, और बहुत करारा जवाब भी दिया जो बार बार रोकने की कोशिश करते थे। कई ऐसे मामले इस पिछले 1-2 सालों में जहाँ पे भारत की मैसेजिंग अच्छी थी। इस डील के जरिए हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं कि अपनी पोजीशनिंग आप ग्लोबल मार्केट पे कैसे करते हैं, और ताकतवर ही होता है जिसकी इकोनॉमी में बूम होता है। फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, मेरा फाइनल कमेंट ये रहेगा, एक तो भारत जैसे कहा जाता है एक बड़े स्वीट स्पॉट में है, जो पूरी दुनिया ही चाहती है जो भारत सक्सीड करे, क्योंकि अदरवाइज अगर भारत सक्सीड नहीं करता तो ये देखा जाएगा जो डेमोक्रेसी कैनॉट डेवलप, कैनॉट प्रॉस्पर, और ये फिर अथॉरिटेरियन सिस्टम ही है जो कि प्रॉस्पर हो सकता है। दूसरी चीज है इसमें, देखिए, जो जैसे भारत ने अपनी रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में जैसे अपनी आवाज को बिल्कुल ठोस बनाकर रखा है, और वो इस डील से एक ये मैसेज भी जाएगा, संदेश जाएगा। देखिए, कुछ जो है जो एलिमेंट्स ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो चाहते हैं जो भारत सक्सीड नहीं करे। मैं कह रहा हूं ज्यादातर तो यही चाहते हैं जो भारत सक्सीड करे, परंतु कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं। आप देखिए, ये जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया है, ये उसके उसमें है। आप ये देखिए, उसको भी जो हिंडनबर्ग रिसर्च की है उसका भी है। आप, मेरे विचार से ये डील उन सभी को एक बहुत ही करारा जवाब है, जो भारत इज ऑन इट्स वे अप, भारत आगे चलने के लिए तत्पर है, तैयार है, और जो भी उसके सामने ये ऐसे रोड़े अटकाए जाएंगे उनको सबको पार करता हुआ भारत आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरे विचार से ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और भारत की अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, मोरल बूस्टर है। बिल्कुल। तो ये डील पे चर्चा करने का मकसद यही था कि इस बड़ी डील के जरिए भारत की स्थिति को समझा जाए, पोजीशनिंग समझी जाए, और उस दौर में जब दुनिया के बड़े बड़े देश रिसेशन से जूझ रहे हैं और हम इस तरीके की बड़ी डील कर रहे हैं और अगले 20